हेलो दोस्तों, अगर सीटेट सितंबर 2026 में हिंदी पेडागोजी में अंक लाने हैं तो भाषा शिक्षण विधि का जो है यह टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से जो है हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम आसान भाषा में कंसेप्ट, इसके पीवाईक्यू और एमसीक्यू के साथ पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि ये जो आज की वीडियो ये जो है इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके हिंदी में अच्छे स्कोर बढ़ाने वाले जो हैं टॉपिक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप पूरे वीडियो में बने रहें, क्लास में बने रहें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है सीटेट सितंबर 2026 लेक्चर नंबर 6 हिंदी पेडागोजी है, जो भाषा शिक्षण की विधियाँ इसमें हम पढ़ेंगे। तो मैं चंदा वर्मा परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज की मैं क्लास जो लेकर के आई हूँ इसमें हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण विधियाँ जो हिंदी पेडागोजी का है। तो भाषा शिक्षण विधि का अर्थ हम जान लेते हैं कि भाषा शिक्षण विधि क्या होता है। भाषा शिक्षण विधि वह तरीका या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा सिखाता है। यानी क्या है? भाषा शिक्षण विधि वह तरीका या प्रक्रिया है। भाषा शिक्षण विधि क्या है? भाषा शिक्षण विधि वह तरीका या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा सिखाता है। यानी जो भाषा शिक्षण विधि है ये है एक ऐसी तरीका या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो शिक्षक होते हैं बच्चों को, छात्रों को जो है भाषा सिखाते हैं। सरल भाषा में, आसान लैंग्वेज में देखें तो शिक्षक जिस तरीके से बच्चों को भाषा सिखाता है उसी तरीकों को भाषा शिक्षण विधि कहते हैं। यानी जो भी शिक्षक होते हैं तो क्लासरूम में जिस तरीके से, जिस शिक्षण विधि से बच्चों को भाषा सिखाते हैं उसी तरीके को, उसी शिक्षण विधि को भाषा शिक्षण विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक कक्षा में 3 शिक्षक है। पहला शिक्षक क्या कर रहा है? कहानी सुना करके भाषा सिखाता है। दूसरा शिक्षक चित्र दिखा करके भाषा सिखाता है और तीसरा जो है शिक्षक व्याकरण और अनुवाद के माध्यम से भाषा सिखाता है। तो तीनों शिक्षक का क्या है? तीनों का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। इन्हीं अलग अलग तरीके को ही भाषा शिक्षण विधि कहा जाता है। आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि जो भाषा शिक्षण विधि क्या होती है। भाषा शिक्षण विधि हम जानते हैं कि जो भाषा शिक्षण विधि हम पढ़ने वाले हैं उसका अर्थ क्या होता है। तो भाषा शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है, वह तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक जो है विद्यार्थी को भाषा सिखाता है, उसी को हम भाषा शिक्षण विधि कहते हैं। अगर आसान भाषा में देखें तो शिक्षक जिस तरीके से बच्चों को सिखाता है उसी तरीके को भाषा शिक्षण कहते हैं। कोई जो शिक्षक है वो क्या करता है? बच्चों को चित्र दिखा करके सिखाता है। कोई जो है भाषा का अनुवाद करके बच्चों को सिखाता है। कोई शिक्षक जो है बच्चों को कहानी सुना करके सिखाता है। तो इस प्रकार के सबके सिखाने का, भाषा सिखाने का अलग अलग तरीका होता है और इन्हीं अलग अलग तरीके को ही भाषा शिक्षण विधि कहा जाता है। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। आगे अब हम पढ़ते हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। यानी जो भाषा शिक्षण है इसकी कौन कौन सी विधि होती है। तो भाषा शिक्षण, महत्वपूर्ण भाषा शिक्षण की विधियाँ निम्नलिखित हैं। जो भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियाँ है वो हमने नीचे लिखा है। पहला है व्याकरण अनुवाद विधि। दूसरा है प्रत्यक्ष विधि। तीसरा है द्विभाषिक विधि। चौथा है संरचनात्मक विधि। पांचवा है संप्रेषणात्मक विधि। छठवां है गति विधि आधारित विधि। सातवां है कहानी विधि। आठवां है खेल विधि और नौवां है परियोजना विधि और 10 है आगमन विधि और 11 है निगमन विधि। तो इनमें से सबसे अधिक प्रश्न जो है इन 5 विधियों से पूछे जाते हैं। आपके 11 जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से जो सीटेट का भी पेपर होता है तो सीटेट के पेपर में हिंदी पेडागोजी में सीटेट का एग्जामिनर जो होता है इन 5 जो है विधियाँ, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। व्याकरण अनुवाद विधि से और प्रत्यक्ष विधि से और द्विभाषिक विधि से और संरचनात्मक विधि से और संप्रेषणात्मक विधि से। तो इन सारी विधियों को पढ़ेंगे, लेकिन मैं सारी विधियों को आपको पढ़ाऊंगी। जो 5 से तो पूछता है, लेकिन मैं 11 जितनी विधियाँ दिया है सारी विधियों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि शायद जो है जो एग्जामिनर है इससे हट के भी क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन हल करने में। तो ये था आपका भाषा शिक्षण विधि।
भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियाँ कौन कौन सी थी, तो ये थी। अब आगे हम पढ़ते हैं व्याकरण अनुवाद विधि, यानी पहला जो भाषा शिक्षण विधि का जो पहली विधि है व्याकरण अनुवाद विधि, इसको अब हम पढ़ लेते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि वह भाषा शिक्षण विधि है जिसमें भाषा को व्याकरण के नियमों और अनुवाद के माध्यम से सिखाया जाता है। यानी व्याकरण अनुवाद विधि जो है भाषा शिक्षण की वह प्रक्रिया या विधि है जिसमें भाषा को व्याकरण के नियम बता करके या जो भाषा है उसका अनुवाद के माध्यम से सिखाया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि जो शिक्षक है पहले शब्दों का अर्थ समझाता है, फिर पूरे वाक्य का अनुवाद करता है और उसके बाद वाक्य के व्याकरणिक नियम समझाता है। इस प्रकार विद्यार्थी धीरे धीरे भाषा के नियम, शब्दों का अर्थ और वाक्य निर्माण सीख जाता है। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आई कि यानी जो व्याकरण अनुवाद विधि है वो भाषा शिक्षण की वह विधि या प्रक्रिया है जिसमें जो है भाषा को सिखाने के लिए पहले भाषा के व्याकरण को, उनके नियम को या अनुवाद के माध्यम से उन्हें सिखाया जाता है। जो भाषा आपको सिखाई जाती है तो सबसे पहले उस भाषा का व्याकरण बताया जाता है, फिर उसका नियम बताया जाता है, फिर अनुवाद किया जाता है। इस तरीके के माध्यम से जो समझाया जाता है या सिखाया जाता है तो उसे व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। इस विधि में शिक्षक पहले शब्दों का अर्थ समझाता है, यानी जो व्याकरण अनुवाद विधि है तो इस विधि में शिक्षक क्या करता है, सबसे पहले जो भी शब्द होते हैं उन शब्दों का क्या करता है, अर्थ समझाता है, फिर पूरे वाक्य का अनुवाद करता है और उसके बाद यानी पहले क्या करता है, जो भी वाक्य या शब्द होते हैं तो सबसे पहले शब्दों का अर्थ समझाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, पूरा जितने भी वाक्य होता है उसका क्या करता है, अगर वो इंग्लिश में है और उसके हिंदी में समझाना तो उसको अनुवाद करता है हिंदी में। उसके बाद वाक्य के व्याकरणिक नियम समझाता है कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, सर्वनाम कौन है, संज्ञा कौन है, ये जो व्याकरण के नियम है इन सारी चीज़ों को समझाता है। उसके बाद जो है इस प्रकार विद्यार्थी धीरे धीरे भाषा के नियम को और शब्दों का अर्थ वाक्य निर्माण करना सीख जाता है। एक सरल भाषा में जो है मैं उदाहरण लेकर के आई हूँ, उससे जो आशा करती हूँ कि आपको जो है पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इससे जो है इसके बाद आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप कभी भी व्याकरण अनुवाद विधि नहीं भूलेंगे। देखिए मैं अपने एकदम इजी लैंग्वेज में जो है ये लिखी हूँ कि मान लीजिए एक बच्चे को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है। मान लीजिए कोई बच्चा है और उसको क्या होता है, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है। अब शिक्षक उसे अंग्रेजी सिखाना चाहता है, कोई क्लासरूम है उसमें शिक्षक है और शिक्षक क्या करता है, एक बच्चा है उसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता है लेकिन शिक्षक कहता है कि इसे अंग्रेजी सिखाना चाहता है, इसे अंग्रेजी सिखाना है, तो वह सीधे अंग्रेजी में पढ़ना शुरू करेगा। शिक्षक क्या करेगा, सीधे अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू करेगा। किसको, विद्यार्थियों को, ऐसा करेगा। तो क्या वह सीधे अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू करेगा। एक बालक, एक कक्षा है और उसमें एक शिक्षक है और उसमें विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आएगा तो क्या करेगा, शिक्षक तुरंत उसको डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देगा। नहीं, उसको डायरेक्ट इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा। सबसे पहले क्या करेगा कि वो अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में अर्थ बताएगा। यानी सबसे पहले क्या करेगा, जो भी शब्द रहेंगे उसमें क्या करेगा, एक एक शब्दों का अर्थ बताएगा, फिर पूरे वाक्य हिंदी में अनुवाद करेगा। जैसे राम घर जाता है तो इसका इंग्लिश में अगर अनुवाद करना है तो वो क्या करेगा, पहले उसका इंग्लिश में जो है ये अर्थ बताएगा, एक एक शब्द बताएगा, फिर उसके पूरे वाक्यों का अनुवाद करेगा। जैसे आगे मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। उसके बाद बताएगा कि इस वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया कौन सी है। यानी बच्चा पहले अर्थ समझता है, फिर व्याकरण सीखता है और धीरे धीरे भाषा बोलना लिखना सीख जाता है। इसी तरीके को व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आई। एक बार और देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक शिक्षक है और उसके क्लास में एक बच्चा है जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या वो डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देगा? नहीं, उसको सबसे पहले क्या करेगा, जो भी शब्द होंगे उन शब्दों का क्या करेगा, अंग्रेजी जो भी शब्द होगा अंग्रेजी का उसका हिंदी में पहले अर्थ बताएगा, एक एक शब्दों का। अगर एक वाक्य है तो एक एक शब्दों का पहले हिंदी में अर्थ बताएगा कि गो मने जाना होता है, कम मने आना होता है, हाउस मीन्स घर होता है। जो भी शब्द होंगे उन शब्दों का एक एक का क्या करेगा, हिंदी में पहले अर्थ बताएगा। फिर क्या करेगा कि पूरे वाक्य का हिंदी में अनुवाद करेगा। फिर एक साथ पूरे जितने भी इंग्लिश के वाक्य सेंटेंस है उसका हिंदी में क्या करेगा, और पूरे वाक्य का हिंदी में अनुवाद करेगा। फिर उसके बाद बताएगा कि इस वाक्य में संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्रिया कौन सा है शब्द और कौन सा शब्द क्रिया है। यानी बच्चा पहले क्या करता है, अर्थ समझता है एक एक शब्द का, फिर व्याकरण सीखता है यानी संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, फिर धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। इसी तरीके को व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया।
अब अगर नहीं आया होगा तो इसके आगे बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि मैं एक उदाहरण इजी लैंग्वेज में, जैसे शिक्षक बोर्ड पर लिखता है आई एम स्टूडेंट, शिक्षक क्या लिखता है बोर्ड पे, आई एम ए स्टूडेंट, फिर बच्चे को समझाता है एक एक शब्दों को, एक क्या है, एक सेंटेंस है, फिर बच्चे को क्या समझाता है शिक्षक कि आई माने मैं होता है, एम मीन्स होम होता है, और स्टूडेंट मीन्स क्या होता है, एम माने हूँ होता है, स्टूडेंट माने विद्यार्थी होता है। अब पूरे वाक्य का एक साथ जो है वो अनुवाद करके बताएगा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। किसमें बताएगा, हिंदी में बताएगा। पहले क्या किया, एक एक शब्दों का जो है अर्थ बताया, फिर पूरे वाक्य का अनुवाद किया, फिर वो बताता है कि आई सर्वनाम है, स्टूडेंट संज्ञा है और एम क्रिया है। इसके बाद वो बच्चे से ऐसे ही अन्य वाक्यों का भी क्या करता है, अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद कराता, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कराता है। इस प्रकार जो बच्चा है शब्दों का अर्थ, व्याकरण और वाक्य निर्माण तीनों सीखता है। इतना आशा करते हैं आपको समझ में आ गया कि जब कोई भी विद्यार्थी शिक्षक है क्लासरूम में जाता है, अगर वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना होता है तो बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं पढ़ने आता है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ाएगा तो बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा कि जो भी उसको सेंटेंस पैराग्राफ पढ़ाना है उन सेंटेंस का एक एक वर्ड का पहले वो क्या करेगा, मीनिंग बताएगा। जैसे मान लीजिए कि वो उसको बताना है क्योंकि आई एम स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करेगा कि आई का, एम का, स्टूडेंट का एक एक करके अर्थ बताएगा। जब अर्थ बता लेगा तो उन सारे का एक साथ वाक्य हिंदी में बताएगा और वो बताएगा कि मैं क्या हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब फिर इसमें जितने व्याकरण के शब्द हैं, जैसे आई क्या है, सर्वनाम है, विद्यार्थी क्या है तो संज्ञा है, एम क्या है तो क्रिया है, इन सारी चीज़ों का हिंदी में जो है चीज़ों को बताएगा, व्याकरण बताएगा। अब इस प्रकार जो है बच्चा पूरे वाक्यों का हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करवाता है और इस प्रकार जो बच्चा है वो अर्थ बताना, व्याकरण और वाक्य तीनों निर्माण सीख जाता है। तो आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे पढ़ते हैं। इस विधि में भाषा सीखने से पहले उसके नियम समझाते हैं, यानी व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषताएं हैं कि इसमें सबसे पहले व्याकरण पर अधिक बल दिया जाता है। इस विधि में भाषा सीखने से पहले ही क्या किया जाता है, बालक को उसके जो है व्याकरण सिखाए जाते हैं। इस विधि में भाषा सीखने से पहले उसके नियम समझाए जाते हैं, व्याकरण पे जो है अधिक बल दिया। जैसे उदाहरण, पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया पढ़ाई जाते, फिर वाक्य बनवाए जाते हैं। दूसरा इसकी विशेषता है कि अनुवाद के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है, यानी बच्चों को क्या किया जाता है, इंग्लिश में है तो उसका हिंदी में अनुवाद करके भाषा सिखाई जाती है। यानी एक भाषा के वाक्यों का दूसरी भाषा में क्या किया जाता है, अनुवाद कराया जाता है। जैसे इंग्लिश में एक भाषा है कि ही इज रीडिंग ए बुक, तब उसे क्या किया जाता है, हिंदी में अनुवाद कराया जाता है कि वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, और इस प्रकार से उसे जो किया जाता है, भाषा सिखाया जाता है। तो इसलिए इसे व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कठिन शब्दों का अर्थ बच्चों को मातृभाषा में समझाया जाता है। पुस्तक, पानी, तो पढ़ने और लिखने के कौशल पर अधिक बल दिया जाता है, यानी इसमें जो किसरे हैं, व्याकरण अनुवाद विधि में जो है पढ़ने और लिखने पर अधिक बल दिया जाता है। व्याकरण अनुभूति के क्या लाभ है, तो इसमें बच्चे जो हैं व्याकरण अच्छी तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि उसे हर चीज़ क्या है, व्याकरण के नियम से समझाया जाता है, इसलिए बच्चे व्याकरण को जो है आसानी से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, इसलिए इसे व्याकरण अनुवाद विधि में ये लाभ होता है। फिर कठिन शब्दों का अर्थ आसानी से समझ में आता है, इसमें जो है कठिन शब्दों का, जो भी इंग्लिश वर्ड कठिन होते हैं तो उसका जब एक एक करके वर्ड का वो अर्थ बताता है, शब्दों का अर्थ बताता है टीचर, तो बच्चों को क्या होता है, अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोगी होता है, वो पूरे विश्लेषित तरीके से पढ़ लेता है। अनुवाद करने की भी उसकी क्या होती है, क्षमता विकसित होती है। अब व्याकरण अनुवाद विधि की सीमाएं क्या है, तो बोलने और सुनने का अभ्यास कम होता है। इसमें जो है व्याकरण अनुवाद विधि में बोलने और सुनने का अभ्यास क्या हो जाता है, कम होता है। विद्यार्थी भाषा का वास्तविक प्रयोग कम कर पाते हैं। कक्षा कभी कभी रटने जैसी लग सकती है, यानी व्याकरण अनुवाद विधि की सीमाएं है कि बोलने और सुनने का अभ्यास कम होता है। व्याकरण जो अनुवाद विधि है इसमें जो है बोलने और सुनने का क्या होता है, अभ्यास कम होता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ ज़्यादा व्याकरण पढ़वाया लिखवाया जाता है, तो इसलिए बोलने और सुनने का अभ्यास कम होता है। व्याकरण अनुवाद में विद्यार्थी भाषा का वास्तविक प्रयोग कम कर पाते हैं, कभी कभी रटने जैसी लग जाती है, जैसे उसे संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें या उसका मीनिंग हो गया, वो सभी चीज़ें रटने लगता है बालक। परीक्षा के दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो व्याकरण अनुवाद विधि में मातृभाषा का
प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल हाँ किया जाता है। इसमें व्याकरण और अनुवाद पर अधिक बल दिया जाता है और रीडिंग और राइटिंग यानी पढ़ने और लिखने कौशल का अधिक विकास होता है। तो ये तीनों पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो है इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्याकरण अनुवाद विधि में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? खेल पे, चित्र पे, व्याकरण पे, अनुवाद पे या परियोजना पे? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, व्याकरण अनुवाद विधि में किस भाषा का प्रयोग अधिक किया जाता है? यानी जो व्याकरण अनुवाद विधि है तो इसमें किस भाषा का प्रयोग अधिक किया जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि में किस भाषा का सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग किया जाता है? तो मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में कौन सी भाषा कौशल अधिक विकसित होती है? तो पढ़ना और लिखना। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये मैंने बताया है। तो ये आज की आपकी क्लास थी। इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक ज़रूर पहुंचे और आप उसको तुरंत देख लें। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और एक चीज़ और, नेक्स्ट आज कमेंट में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास आपको किस चीज़ पे चाहिए, तो क्लास में लेकर के अवश्य आऊँगी। तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।